Hello guys, this is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with M Ismail Tutorial। गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जेनरिक BSN सेमेस्टर सेकंड के यूनिट नंबर फर्स्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहिए। बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट लर्नर विल बी एबल टू, इस यूनिट को स्टडी करने के बाद उम्मीद है कि आप सब हज़रात इस काबिल हो जाएंगे। डिफ़ाइन रिस्पायरेटरी सिस्टम, के रिस्पायरेटरी सिस्टम को आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इजीली डिफ़ाइन कर पाएंगे, साथ ही साथ रिस्पायरेशन को आप इजीली डिफ़ाइन कर पाएंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अपर एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, और साथ ही साथ जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को हमने फर्दर डिवाइड किया है अपर एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, तो अपर एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। डिस्कस पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड इंटरनल रिस्पायरेशन। डिस्कस नर्वस कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन, आप लोग नर्वस कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन को इजीली डिस्कस कर पाएंगे। ब्रीफली डिस्कस द लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, और साथ साथ लंग्स का जो वॉल्यूम है कि लंग्स में कितना एयर हमारे पास आ जाता है वन इंस्पायरेशन में या एक्सपायरेशन में, जो लंग्स की कैपेसिटी है वो आप ब्रीफली डिस्कस कर पाएंगे, इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चूँकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इस यूनिट का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, इसमें हमने मेजॉरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया है और जो बाकी के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं तो वो मैं लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहीं से जाकर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहीं से जाकर इजीली उसे देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ अ कम्प्लेक्स सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, रिस्पायरेटरी प्रोसेस एंड रिस्पायरेटरी मसल थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर। रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम है बॉडी का जिसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है, वो रास्ता जिससे एयर हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होते हुए लंग्स तक जाता है और अंदर लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम देते हैं। तो उस ट्रैक में जितने भी आर्गन हैं उस एक एक आर्गन को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसे रिस्पायरेटरी ट्रैक कहते हैं। उसके साथ साथ रिस्पायरेटरी प्रोसेस होगा। रिस्पायरेटरी प्रोसेस वो हो जिसमें ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन आता है, तो वो हो प्रोसेस जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन दोनों को हम आगे जाकर एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ रिस्पायरेटरी मसल होते हैं जो आगे जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे। बॉडी सेल यूज़ ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। एज वी नो दैट कि जितने भी हमारे पास बॉडी के सेल्स हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन फर्दर 2 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म, बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि बॉडी के सेल जितने भी होते हैं वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करती है, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। प्रोड्यूस CO2 नेसेसरी टू बी आउट ऑफ द बॉडी। और जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं तो मेटाबॉलिक रिएक्शन के एज अ वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन में CO2 बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है और इसको बॉडी से एक्सेल आउट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो बॉडी के अंदर रह जाएगा तो CO2 बॉडी के अंदर एसिडिटी काज करेगा और वो एसिडिटी बॉडी के सेल के लिए टॉक्सिक नुकसानदेह साबित हो सकती है। CO2 प्रोड्यूस एसिडिटी दैट कैन बी टॉक्सिक टू सेल। कार्डियो एंड रिस्पायरेटरी वर्क टुगेदर टू मेंटेन हेमोस्टेसिस, और इसी तरह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो कार्डियो सिस्टम है, हार्ट है, और उसके साथ साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों जो है ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हुए हेमोस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं। जो कार्डियो सिस्टम का वीडियो लिंक भी मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप चाहें तो यहीं से जाकर कार्डियो सिस्टम को भी आप देख सकते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब रिस्पायरेटरी सिस्टम जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है उसमें कौन कौन से आर्गन हमारे साथ आते हैं? द फर्स्ट वन इज़ नोज़,
द सेकंड वन इज फेरियंस जिसे हम थ्रोट भी कह सकते हैं। द थर्ड वन इज लेरियंस जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। द फोर्थ वन इज ट्रेकिया जिसे वाइंड पाइप भी कह सकते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज ब्रोंकाई एंड लंग्स। आगे जाकर एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। द स्ट्रक्चरली क्लासीफाई, अब स्ट्रक्चर की लिहाज से हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम को, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, द अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे साथ कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? नोज, नेजल कैविटी, फेरियंस एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। जो नोज है, नोज नेजल कैविटी है और इसके साथ फेरियंस और एसोसिएटेड जो जितने भी स्ट्रक्चर है इसके साथ, ये हमारे पास अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में इंक्लूड है और ये अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। आगे जाकर एक एक को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। द लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स, और लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास लेरियंस, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, अल्विलाई और इसके अलावा इसके साथ साथ प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस को हम फिर लोबल ब्रोंकस भी कह सकते हैं या लूप ब्रोंकस भी कह सकते हैं। टर्शरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस को हम सेगमेंटल ब्रोंकस भी कह सकते हैं। इस तरह टर्मिनल ब्रोंकस, फिर रिस्पायरेटरी ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स और फिर रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल जो है आगे जाकर स्मॉल अल्व्यूलर डक के साथ मिलते हैं और फिर ईच अल्व्यूलर डक को अल्व्यूलर एक अल्व्यूलर सेक अटैच होता है। तो ये सारे हमारे पास लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में आते हैं। आगे जाकर एक एक को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। फंक्शनली की अगर बात की जाए, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो हम स्ट्रक्चर के बेस पर हमने क्लासिफाई किया कि स्ट्रक्चर के बेस पर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में नोज जितने भी ऑर्गन थे, नोज, नेजल कैविटी, फेरियंस और इसके साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, फिर लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में लेरियंस, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स वगैरह। तो अब फंक्शन के लिहाज से भी हमने रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को टू जोन में डिवाइड किया है। The conducting zone consists of a series of interconnected cavities and tubes, both outside and within the lungs. तो फंक्शन की लिहाज से फंक्शनली भी हमने टू जोन में डिवाइड किया हुआ है। जो जोन नंबर फर्स्ट है उसमें इंटर कनेक्टेड कैविटीज़ एंड ट्यूब्स है, जिसका काम क्या होता है कि वो फिल्टरिंग, वार्मिंग एंड मॉइस्टिंग ऑफ एयर कर रहे होते हैं और ये एयर पास आउट करके लंग्स को देते हैं, लंग्स तक एयर को लेकर जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? नोज, नेजल कैविटी, फेरियंस, लेरियंस, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो इन सब का काम फंक्शन की लिहाज से हमने डिवाइड किया है। तो जोन नंबर फर्स्ट का फंक्शनली इसका फंक्शन क्या है? एयर को वार्म करना, फिल्टर करना और इस एयर को पास आउट करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लंग्स तक लेकर जाने का काम है। तो फंक्शन इसका ये है। तो इस फंक्शन के लिहाज से हमने जोन नंबर फर्स्ट में डिवाइड किया है। जोन नंबर सेकंड में the respiratory zone consists of tubes and tissue within the lungs where is gaseous exchange occur। और जोन नंबर सेकंड वो जोन है जिसमें ट्यूब्स होते हैं और टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं और वो ट्यूब्स एंड टिश्यू गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जिसका काम क्या होगा, वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा। तो गैसियस एक्सचेंज में कौन? रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, अल्व्यूलर डक्ट, अल्व्यूलर सेक एंड अल्विलाई के ये जितने भी स्ट्रक्चर है ये गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा एक जोन में और दूसरी जोन जो है वो फिल्टरिंग, वार्मिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ एयर करेगा। तो अल्विलाई मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड। और जो अल्विलाई है, अल्विलाई हमारे पास मेन साइट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज जो है वो अल्विलाई कहलाएगा। तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इससे एमसीक्यूज़ आ सकता है कि द मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन द लंग इज कॉल्ड अल्विलाई। द फर्स्ट वन इज नोज। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का जो फर्स्ट ऑर्गन है हमारे पास वो क्या है? वो है नोज़। तो नोज़ क्या है? नोज़ कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड एन इंटरनल पोर्शन। नोज़ के टू पोर्शन होते हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल पोर्शन। द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल पोर्शन। एक्सटर्नल पोर्शन विजिबल बोन एंड हाइलाइन कार्टिलेज, मसल एंड स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन।
जो एक्सटर्नल पोर्शन है वो पोर्शन जो हमें नज़र आता है, विजिबल पोर्शन, जिसमें बोनी पोर्शन भी है और हाइलाइन कार्टिलेज भी है। जो एक्सटर्नल टिप पे जो मौजूद है हाइलाइन कार्टिलेज, और साथ साथ जो बोनी पोर्शन है जो हमें दिखाई दे रहा होता है वो, और इसके साथ मसल और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है एक्सटर्नली जो हम देख सकते हैं, जो एक्सटर्नल नोस्ट्राइल्स के ऊपर मौजूद है म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द नोज़ है। इसका काम क्या है? वार्मिंग, मॉइस्टिंग एंड फिल्टरिंग इनकमिंग एयर। इसका काम क्या होगा कि ये आने वाले एयर को, जो एयर एंटर ऑफ द बॉडी जाएगी, इसको वार्म करना, मॉइस्ट करना और फिल्टरिंग करना। डिटेक्टिंग ओलिफैक्टरी स्टिमुलाई, इसके साथ साथ जो ओल्फैक्टरी स्टिमुलाई है उसमें भी हेल्प आउट होते हैं कि जो स्मेलिंग होती है हमारे पास, तो स्मेलिंग को डिटेक्ट करने के में भी ये हेल्प कर रहे होते हैं। और इसी तरह स्पीच में जो हम बातें वगैरह कर सकते हैं, तो स्पीच में भी इसका फंक्शन होता है। द सेकंड वन इज़ इंटरनल पोर्शन। इंटरनल पोर्शन को हम नेज़ल कैविटी भी बोलते हैं। नेज़ल कैविटी इज़ अ लार्ज स्पेस nasal septum divides into right and left side। नेज़ल कैविटी लार्ज स्पेस है, एक्सटर्नल स्पेस से अंदर। एक्सटर्नल स्पेस में हमारे पास टिप आ गया, एक्सटर्नली विजिबल टिप, इसके साथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आ गए जो बाहर वाले दो नॉस्ट्रिल्स है। इसके साथ साथ नेज़ल अला आ गया। नेज़ल अला जो बोनी स्ट्रक्चर से आगे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द नोज़ है, टिप से थोड़ा अंदर, जिसको हम दबा सकते हैं, ये नेज़ल अला है। नेज़ल अला आ गया, तो इससे अंदर वाला जो लार्ज स्पेस है जिसको नेज़ल सेप्टम ने डिवाइड किया है राइट एंड लेफ़्ट में, तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द लेफ़्ट एंड राइट साइड ऑफ द नेज़ल नोस्ट्राइल्स। तो नोस्ट्राइल्स को लेफ़्ट एंड राइट में डिवाइड कौन करता है? नेज़ल सेप्टम। Right and left side posteriorly merge with pharynx through two opening called the internal nares। Nasolacrimal duct also open here। जो internal portion of the nose है, जिसे हम nasal cavity भी बोल सकते हैं, जिसको nasal septum ने डिवाइड किया है राइट एंड लेफ्ट साइड में, और उसके बैक साइड पर posteriorly हमारे पास टू नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं जिसे हम इंटरनल नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो इंटरनल नॉस्ट्रिल हमारे पास नेज़ल के इंटरनल पोर्शन में मौजूद होंगे और इस नेज़ल इंटरनल पोर्शन के नेज़ल इंटरनल नेरेस और नॉस्ट्रिल से अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, उसको हम फेरियंस बोलते हैं। तो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट आल्सो ओपन हियर। और जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जो होता है, लैक्रिमल डक्ट जो आई से हमारे होती हुई आती है, तो वो लैक्रिमल डक्ट कहाँ पर ओपन होती है? इंटरनल पोर्शन ऑफ द नोज़। नेज़ल वेस्टिब्यूल। अब नेज़ल वेस्टिब्यूल क्या होते हैं? containing hairs that filter dust particle, 3 shells form superior, middle and inferior nasal concha or nasal concha, series of groove-like air passageway, superior, medial and inferior nasal meshes. The arrangement of concha and mucus increase the surface area, inhale air around the concha and meshes, warmed, moisten air and trap particles। अब नेज़ल कैविटी के अंदर नेज़ल वेस्टिब्यूल्स होते हैं। नेज़ल वेस्टिब्यूल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मिडली, सुपीरियरली और इन्फीरियरली दोनों पर मौजूद होते हैं, जिसे हम कोंचा बोलते हैं। तो कोंचा का काम या कोंका का काम क्या होता है कि ये एक तो सरफेस एरिया को बढ़ाने में काम देते हैं, क्योंकि नेज़ल कैविटी का हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा कम होता अगर इसमें नेज़ल कोंचा मौजूद नहीं होता। तो मिडली, सुपीरियरली एंड इन्फीरियरली नोज़ के अंदर नेज़ल कैविटी में नेज़ल कोंचा मौजूद है, जो क्या करते हैं, जो इस एयरवे को के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने का काम करता है, और साथ ही साथ एयर के फिल्ट्रेशन, उसके वार्मिंग और जो बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उसको ट्रैप करने में ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं, उसको ट्रैप करते हैं। द सेकंड वन इज द फेरियंस। फेरियंस इज अ फनल शेप ट्यूब अबाउट 13 सेंटीमीटर 5 इंच। जो
फेरियंस हमारे पास है, फेरियंस इज़ अ फनल शेप स्ट्रक्चर होगा। फनल शेप स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसको एक साइड से, या इसको हम कोन शेप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कि जो एक साइड से बन एक ट्यूब की तरह शेप होगा, मतलब कोन शेप भी हम इसको बोल सकते हैं, या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका जो टोटल जो लेंथ है हमारे पास वो 13 सेंटीमीटर का है, 13 सेंटीमीटर और 5 इंच। स्टार्टेड एट इंटरनल नेरिस, जो इंटरनल नेरिस से स्टार्ट होकर या नेस्ट्राइल से स्टार्ट होकर इंटरनल नेरिस या इंटरनल नेस्ट्राइल नेजल कैविटी के लास्ट पोर्शन पे मौजूद होगा, जो हमने पहले एक्सप्लेन किए। एक्सटेंड टू द लेवल ऑफ कैरिकॉइड कार्टिलेज, और जो कैरिकॉइड कार्टिलेज तक जाता है। तो कैरिकॉइड कार्टिलेज कौन सा कार्टिलेज है आगे जाकर हम पढ़ेंगे। वाल इज कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल, जो पेरियंस के वाल है वो स्केलेटल मसल से बने हुए होते हैं। लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन कर रहा होता है। पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड, और ये वाहिद पोर्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम है, वाहिद आर्गन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम है जो दोनों फूड और एयर दोनों को वे प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ए बोथ फेरियंस इज द only organ which provide the passageway for both food and air and houses the tonsil, और उसमें टॉन्सिल भी मौजूद होते हैं जो एज अ प्रोटेक्शन काम कर रहे होते हैं, वो टॉन्सिल। तो टॉन्सिल कौन से पोर्शन में मौजूद है रिस्पायरेटरी सिस्टम के, कौन से आर्गन में, तो फेरियंस में मौजूद है, जिसे हम थ्रोट भी कह सकते हैं। और इस टॉन्सिल, ये कौन कौन से टॉन्सिल होते हैं आगे जाकर एक एक को पढ़ेंगे, और इसका काम क्या है वो भी आगे जाके पढ़ेंगे। फिर फेरियंस को हमने डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज नेजोफेरियंस, द सेकंड वन इज ओरोफेरियंस एंड द थर्ड वन इज लेरिंगोफेरियंस। नेजोफेरियंस रिसीव एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी। नेजोफेरियंस जो है बिहाइंड द नोज मौजूद होगा, नेजल कैविटी मौजूद होगा, जो नेजल कैविटी से एयर को रिसीव करता है। फर्स्टली जो एयर को रिसीव करता है नेजल कैविटी से, तो वो कौन करता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल के ज़रिए, तो वो नेजोफेरियंस करता है। एक्सचेंज सम एयर विद स्टेशियन ट्यूब टू इक्वलाइज एयर प्रेशर, और जो एक्सचेंज करता है सम एयर को स्केशियन ट्यूब, वो ट्यूब होते हैं जो एयर से, जो कानों से आते हैं। तो स्केशियन ट्यूब पेरियंस के कौन से आर्गन में ओपन होते हैं, नेजोफेरियंस में। और ये नेजोफेरियंस सम एयर एक्सचेंज करता है उस स्टेशियन ट्यूब के साथ, ताकि एयर का जो प्रेशर जो है उसको इक्वलाइज कर सके। ओरोफेरियंस, द सेकंड वन इज ओरोफेरियंस लाइज पोस्टीरियर टू ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी को पोस्टीरियरली, माउथ यानी ओरल कैविटी और बकल कैविटी को पोस्टीरियरली मौजूद होगा। एंड एक्सटेंड टू द लेवल ऑफ हायोइड बोन, और एक्सटेंड हो गया है वहाँ से कहाँ तक, लेवल ऑफ हायोइड बोन। रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव फंक्शन, और इसका भी जो फंक्शन है ओरोफेरियंस का, फेरियंस के पार्ट ओरोफेरियंस का, तो एज अ डाइजेस्टिव एंड रिस्पायरेटरी बोथ फंक्शन कर रहा होता है। पैलेटाइन एंड लिंगुअल टॉन्सिल आर फाउंड, और वहाँ पर ओरोफेरियंस में कौन कौन से टॉन्सिल, जो हमने टॉन्सिल की बात पहले कही, तो हमारे पास 3 टाइप के टॉन्सिल होते हैं। एक होता है पैलेटाइन टॉन्सिल, एक लिंगुअल टॉन्सिल, और दूसरा होता है ट्यूबल टॉन्सिल। तो ट्यूबल टॉन्सिल हमारे पास स्टेशियन ट्यूब के साथ मौजूद होते हैं, और पैलेटाइन टॉन्सिल एंड लिंगुअल टॉन्सिल जो है वो ओरोफेरियंस में मौजूद होते हैं, और इन सब का काम क्या होता करता है, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। The third one is laryngopharynx, inferior portion of the pharynx। laryngopharynx जो है वो inferior portion है, pharynx के ऊपर टॉप वाला जो portion है उसे laryngopharynx बोलते हैं। begins at hyoid bone, जो hyoid bone से स्टार्ट होकर एसोफेगस पर ईंड होता है। रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव फंक्शन, और लेरिंगोफेरियंस का भी जो फंक्शन है वो बोथ एज अ रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव फंक्शन होगा। तो 2 parts of the pharynx, the first one is oropharynx and the second one is laryngopharynx. Both function is both respiratory and digestive. The third organ that is larynx. Larynx or voice box important है MCQs के लिहाज से, कि the larynx is also called voice box. voice box हम क्यों बोलते हैं आगे जाकर स्टडी करेंगे। larynx को हम voice box भी बोलते हैं। as a short passage way, ये एक शॉर्ट सा वे है। लाइज इन द मिड लाइन ऑफ द नेक एंटीरियर टू एसोफेगस, जो नेक रीजन में मिड लाइन ऑफ द नेक पे
एसोफेगस को एंटीरियरली मौजूद होता है। वॉल ऑफ लेरियंस इज कंपोज्ड ऑफ 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज, और जो वॉल होते हैं लेरियंस के वो 9 कार्टिलिजीनियस रिंग्स से बने हुए होते हैं। 9 कार्टिलिजीनियस रिंग्स नज़र आते हैं जो 9 कार्टिलिजीनियस रिंग्स से बने हुए होते हैं। 3 अकर सिंगली, जिसमें जो 9 कार्टिलिजीनियस पीसेस जो है उसमें जो 3 है वो सिंगली होते हैं, सिंगल कार्टिलेज होते हैं। वो कौन कौन से हैं? थायराइड, एपिग्लॉटिस एंड क्रिकोइड। तो क्रिकोइड कार्टिलेज जिसका पहले भी जिक्र आया था, क्रिकोइड कार्टिलेज लेरियंस में मौजूद होता है जो लेरियंस के वॉल्स को बनाने में हेल्प आउट कर रहा होता है, और ये सिंगली कार्टिलेज होता है। 3 अकर इन पेयर, 3 पेयर में होते हैं, एरेटिनाइड, क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निकुलेट। थायराइड कार्टिलेज, द फर्स्ट वन इज थायराइड कार्टिलेज। ये हाइलिन कार्टिलेज का एक टाइप से प्रेजेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स, मेल एंड फीमेल्स बोथ में मौजूद होता है। लिगामेंट कनेक्ट्स थायराइड कार्टिलेज टू हायोइड बोन कॉल्ड थायरोहाइड मेम्ब्रेन। और थायरोहाइड मेम्ब्रेन जो है, जो लिगामेंट है, एक लिगामेंट है जो थायराइड कार्टिलेज को हायोइड बोन से अटैच करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? थायराइड मेम्ब्रेन, थायरोहाइड मेम्ब्रेन। थायरोहाइड मेम्ब्रेन तो एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। द सेकंड वन इज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इज अ लीफ शेप पीस ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, inferior पोर्शन अटैच टू द थायराइड कार्टिलेज, जिसका जो inferior पोर्शन है वो अटैच होगा थायराइड कार्टिलेज पे अटैच है। ब्रॉड सुपीरियर लीफ पोर्शन ऑफ एपिग्लॉटिस अनअटैच्ड, और जो एपिग्लॉटिस का जो ब्रॉड सुपीरियर लीफ पोर्शन जो है वो अनअटैच होता है। अनअटैच क्यों होता है? क्योंकि वो लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है, वो कार्टिलेज जो बनाता है तो जो एपिग्लॉटिस के साथ वहाँ पर एसोफेगस के साथ वहाँ पर जाकर मिलते हैं, तो उस वजह से वो फ्रीली मूवेबल होता है, अनअटैच रहता है। फ्री टू मूव अप एंड डाउन लाइक अ ट्रैप डोर, और जो ट्रैप डोर की तरह, एक डोर दरवाजे की तरह फ्रीली मूव कर सकता है। ड्यूरिंग सॉल्विंग द फेरियंस एंड लेरियंस राइज, जब सॉल्विंग हम करते हैं, जब पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है, तो ये लेरियंस और फेरियंस जो है ये राइजेस हो जाते हैं। Elevation of variance receive food or drink. Elevation of variance receive food or drinks. Elevation of variance cause epiglottis to move down and close it up. जो epiglottis होता है freely move करता है, तो इसका काम क्या है कि ये जब भी हमारे पास receiving of food or drink होते हैं तो airway को ब्लॉक करने का काम, और जब एयर हम इनटेक करते हैं तो फूड वे को ब्लॉकेज का काम करते हैं। Cricoid cartilage, a ring of hyaline cartilage forms anterior wall of Larians. Cricoid cartilage is the landmark for making an emergency airway called a ट्रेकोटोमी। तो जो इमरजेंसी एयरवे होता है, इमरजेंसी एयरवे इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से कि क्रिकोइड कार्टिलेज एक रिंग लाइक हाइलाइन कार्टिलेज होता है। इन्फीरियर वॉल ऑफ द लेरियंस क्रिकोइड लेरियंस को बनाने का काम करता है। क्रिकोइड कार्टिलेज इज द लैंडमार्क फॉर मेकिंग एन इमरजेंसी एयरवे कॉल्ड अ ट्रेकोटोमी। ट्रेकोटोमी क्या होता है? ट्रेकोटोमी आगे जाकर हम इसको भी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, मगर ट्रेकोटोमी इमरजेंसी एयरवे होता है। तो इमरजेंसी एयरवे को बनाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो क्रिकोइड कार्टिलेज का है, और इस इमरजेंसी एयरवे को हम ट्रेकोटोमी बोलते हैं। पेर एरेटिनाइड कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, जो पेर कार्टिलेज है हमारे पास, उसमें फर्स्ट वन जो था एरेटिनाइड कार्टिलेज था। तो एरेटिनाइड कार्टिलेज कौन सा कार्टिलेज है? हाइलाइन कार्टिलेज। फॉर्म साइनोवियल जॉइंट विद क्रिकोइड कार्टिलेज, वाइड रेंज ऑफ मोबिलिटी। और ये एरेटिनाइड कार्टिलेज जो पेर कार्टिलेज है साइनोवियल जॉइंट बनाता है क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ, और जो हाईली मोएलेबल भी होते हैं। पेर कार्निकुलेट कार्टिलेज हॉर्न शेप का होता है। जो कार्निकुलेट कार्टिलेज होता है वो भी पेर कार्टिलेज है, तो ये हॉर्न शेप का होता है। ये इलास्टिक कार्टिलेज है, लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ ईच एरेटिनाइड कार्टिलेज, और जो एरेटिनाइड कार्टिलेज के एपेक्स पे मौजूद होता है। पेर क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज है ये भी। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज एज अ पेर एंड इलास्टिक कार्टिलेज, और जो सपोर्ट करता है वोकल फोर्स को। स्ट्रक्चर ऑफ वॉइस प्रोडक्शन,
तो अब वोकल कॉर्ड को हम पढ़ते हैं कि वोकल कॉर्ड क्या है और वॉइस जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वॉइस बॉक्स, हम लेरियंस को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, और जो लेरियंस का काम है वो सबसे जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो वॉइस प्रोडक्शन ही है, क्योंकि वहाँ पर वोकल कॉर्ड मौजूद होता है। साउंड ओरिजिनेट फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल फोल्ड। जब हमारे पास वोकल फोल्ड जो है वो वाइब्रेट हो जाते हैं तो साउंड ओरिजिनेट होता है। अदर स्ट्रक्चर नेसेसरी फॉर कन्वर्टिंग द साउंड एंड टू रिकॉग्नाइजेबल स्पीच। और इसके साथ साथ लेरियंस के साथ साथ जो और नेसेसरी स्ट्रक्चर होता है वो साउंड को रिकॉग्नाइजेबल करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं और साउंड को प्रोड्यूस करने का काम तो लेरियंस का है, मगर लेरियंस के साथ नेसेसरी और स्ट्रक्चर है जो फेरियंस, माउथ, नेजल कैविटी एंड पैरानेजल साइनस। इसका काम क्या होगा, ये रिकॉग्नाइजेबलिंग ऑफ द स्पीच में हेल्प करते हैं। ऑल एक्ट एज अ रेजोनेटिंग चैम्बर दैट गिव द वॉइस इट्स इंडिविजुअल क्वालिटी। और जो सारे माउथ, फेरियंस, लेरियंस, पैरानेजल साइनस ये ऑल एक्ट करते हैं कि जो इंडिविजुअली साउंड होते हैं उसको, जो हर एक का जो साउंड अलग सा होता है, तो ये सारे चैम्बर मिलकर एक इंडिविजुअली क्या करते हैं, इंडिविजुअली क्वालिटी देते हैं हर एक साउंड को। वॉवेल साउंड बाय कंसोनेंट बाय कंस्ट्रक्टिंग एंड रिलैक्सिंग द मसल। जो वॉवेल साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं जैसा ए, आई, ओ, यू, तो ये क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग एंड रिलैक्सिंग द मसल, जिसमें मसल हमारे पास क्या रिलैक्स ही रह जाते हैं, क्योंकि अटैच जो उसके साथ कंट्रैक्ट में नहीं आते हैं, जो बिल्कुल ओपनली रहते हैं और वॉवेल साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इसमें सारे हेल्प आउट कर रहे होते हैं। पेरियंस हो गया, माउथ हो गया, नेजल क्यूटी हो गया। अगर साउंड प्रोडक्शन तो वो वोकल कॉर्ड से वोकल फोल्ड ही वाइब्रेट होकर करते हैं, मगर जो नेसेसरी स्ट्रक्चर है ये भी इसके साथ हेल्प आउट कर रहे होते हैं। पेरियंस, फेस, टंग एंड लिप्स हेल्प्स अस एनुकेट वर्ड्स। Mucous membrane of the larynx form two pair of folds. Vestibular fold जोसे हम false vocal cord बोलते हैं, do not function in voice production, जो voice production में उसका कोई भी function नहीं है। कौन से folds का, vestibular folds, जो जिसे हम false vocal cord बोलते हैं, उसका function voice production में नहीं है। तो उसका function क्या है, hold the breath against pressure। वोकल फोल्ड्स जो है दूसरा, जिसे हम थ्रो वोकल कॉर्ड्स भी बोलते हैं। वोकल फोल्ड्स आर द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर ऑफ वॉइस प्रोडक्शन। एयर पासिस थ्रू लेरियंस, वाइब्रेट्स द फोल्ड्स एंड प्रोड्यूस साउंड। स्पेस बिटवीन द वेस्टिबुल फोल्ड्स आर कॉल्ड रिमा वेस्टिबुलाई। तो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रू वोकल कॉर्ड है और फॉल्स वोकल कॉर्ड है, यानी वेस्टिबुलर फोल्ड्स एंड वोकल फोल्ड्स के बीच जो हमारे पास जो स्पेस मौजूद होता है उसको हम लोग रेमा वेस्टिबुलाई कह देंगे। ट्रेकिया और वाइंड पाइप। ट्रेकिया को हम वाइंड पाइप भी कहते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ट्रेकिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। टोटल लेंथ की अगर बात की जाए तो 12 सेंटीमीटर 5 इंच का लेंथ होता है, और बाज़ बुक्स में 10 to 13 का भी बताया गया है। और जो उसका डायमीटर है 2.5 यानी 1 इंच का होता है। लोकेटेड एंटीरियर टू द एसोफिगस, एसोफिगस को एंटीरियरली, सुपीरियर टू द लेरियंस, inferior to the bronchi and posterior to the esophagus प्रेजेंट होता है। जो फ्रंट साइड होता है उसका वो फ्री होता है। क्या होता है, फ्री होता है, याद रखिएगा ये बात। और जो एंड पॉइंट ऑफ द ट्रेकिया होता है, वहाँ जहाँ से हमारे पास ब्रोंकस स्टार्ट होता है, तो उस एंड पॉइंट ऑफ द ट्रेकिया को हम कार्निया कहेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कि अबाउट 12 सेंटीमीटर 5 inch long and 2.5 centimeter 1 inch and diameter, located anterior to the esophagus, जो anterior of the esophagus के front side पे मौजूद होती है। divide into right and left primary bronchi, जो left and right primary आगे जाकर left and right प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं। लेयर ऑफ द ट्रेकियल वॉल फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल एज, अगर लेयर की बात की जाए तो ट्रेकिया की जो लेयर है कंसिस्ट ऑफ
4 लेयर पे मौजूद होती है। अगर हम डीप से सुपरफिशियल की तरफ आए तो डीपेस्ट लेयर जो होगा म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, हेलाइन कार्टिलेज एंड एडवेंटिशिया। मस्कुलरिस जो वाल होता है तो वो हेलाइन कार्टिलेज का है। इसके अलावा म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, हेलाइन कार्टिलेज एंड एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया का हम सिरोसा भी बोल सकते हैं, जो फर्स्ट लेयर ऑफ द क्या होता है, फर्स्ट लेयर ऑफ द ट्रेकिया। एडवेंटिशिया और सिरोसा। 16 to 20 incomplete ring of haline cartilage resemble the letter C. Cartilage rings provide support to maintain patency. और जो ट्रैकिया होता है, कितने हाइलाइन कार्टिलेज से रिस्पॉन्सिबल, कितने कार्टिलेज से, टू 16 to 20 इनकम्प्लीट रिंग से जो सी शेप बनाता है। तो जो सी शेप बनाता है फ्रंट पे अटैच और बैक साइड पर ये फ्री होते हैं। तो कितने रिंग्स होते हैं ऐसे सी शेप के, कितने कार्टिलेजिनियस रिंग, 20 कार्टिलेजिनियस रिंग से बने हुए होते हैं। और ये रिंग फ्रंटल साइड से ये तो बिल्कुल सी शेप बनाता है और बैक साइड से ही इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट क्यों होते हैं? क्योंकि जिस तरह हमने पहले बात कही कि बैक साइड पे इसको एसोफिगस मौजूद होता है, तो ये एसोफिगस को अटैचमेंट दे रहे होते हैं। यहाँ पर मसल इसको अटैच होते हैं और वो मसल इसको इसके साथ एसोफिगस के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। ब्रोंकाई। ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू अ राइट मेन ब्रोंकस, लेफ्ट मेन ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस। ट्रेकिया डिवाइड होकर राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड होते हैं। एक एक को हम ब्रोंकाई कहेंगे और प्लूरल जो है इसका ब्रोंकस होगा। तो ट्रेकिया डिवाइड होके राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस बनाता है। लेफ्ट मेन ब्रोंकस प्राइमरी, और फिर ये ब्रोंकस जो है आगे जाकर फिर डिवाइड हो जाते हैं प्राइमरी ब्रोंकस में। और वह पॉइंट वियर ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस कॉल्ड कार्निया। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले ट्रेकिया में बताया कि वह पॉइंट जहां से ट्रेकिया डिवाइड होती है राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस में, ब्रोंकाई में और ब्रोंकस में, तो उस पॉइंट को हम कार्निया बोलते हैं। तो एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि कार्निया या करीना, बस याद रखिए करीना को तो कोई भी नहीं भूल सकता है। तो करीना इज़ द पॉइंट फ्रॉम वियर द ट्रेकिया इज डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस। इंडिया वाली करीना को याद रखिए तो आप लोग नहीं भूलेंगे इसको। मेन ब्रोंकाई डिवाइड टू फॉर्म स्मॉल ब्रोंकाई, और जो मेन ब्रोंकाई होते हैं फिर वो डिवाइड होकर स्मॉलर ब्रोंकाई बनाते हैं। लूबल और सेकेंडरी ब्रोंकाई, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड होता है। तो मेन ब्रोंकाई डिवाइड होके हमारे पास स्मॉलर ब्रोंकाई बनाते हैं, जिसको हम लोबर और सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं। वन फ्रॉम ईच लूब ऑफ द लंग, और ये लोबल ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है ये ईच लूब ऑफ द लंग्स में फिर चली जाती है। राइट लंग्स हैज़ 3 लूब्स, राइट लंग्स के कितने लूब्स होते हैं? 3 लूब्स, और लेफ्ट लंग्स हैज़ 2 लूब। लूबल ब्रोंकाई कंटिन्यू टू ब्रांच फ्रॉम सेगमेंटल टर्शरी ब्रोंकाई। सेगमेंटल और लूबल ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड होकर सेगमेंटल और टर्शरी, सेगमेंटल को हम टर्शरी ब्रोंकाई भी बोलते हैं, टर्शरी ब्रोंकाइड में डिवाइड होती हैं। सेगमेंटल ब्रोंकाई डिवाइड इनटू ब्रांक्यूल्स, और फिर सेगमेंटल और टर्शरी ब्रोंकाई जाकर डिवाइड होते हैं होकर ब्रांक्यूल्स बनाते हैं। ब्रांक्यूल्स इज ब्रांच इनटू स्मॉलर ट्यूब टर्मिनल ब्रांक्यूल्स, और फिर ब्रांक्यूल जो है वो फर्दर डिवाइड होकर टर्मिनल ब्रांक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्रांक्यूल्स कंटेन क्लेरा सेल्स प्रोटेक्ट हार्मफुल इनहेल्ड टॉक्सिन एंड कार्सिनोजिन। जो हार्मफुल बाहर से जितने भी हार्मफुल टॉक्सिन हमने इनहेल किए हैं, तो ब्रांक्यूल्स क्या होता है, उसमें क्लेरा सेल्स मौजूद होते हैं, और ये क्लेरा सेल इसको क्या करते हैं, इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो भी हमने टॉक्सिन एंटर किया हो, टॉक्सिन इनहेल किया हो, तो उस टॉक्सिन को, इस हार्मफुल से ह्यूमन बॉडी को कौन बचाता है? तो द सेल
which is called club or sclera present in the bronchioles. Terminal bronchiole represent end of conducting zone of respiratory system. और टर्मिनल ब्रांक्यूल जो है कंडक्टिंग जोन का, जो 2 जोन हमने बताए थे, तो कंडक्टिंग जोन का जो है लास्ट पार्ट रिप्रेजेंट करता है कि टर्मिनल ब्रांक्यूल रिप्रेजेंट एंड ऑफ कंडक्टिंग जोन, तो कंडक्टिंग जोन का ही एंड है. कार्टिलेज फाइनली डिसअपियर इन द डिस्टल ब्रांक्यूल्स, और यहाँ से डिस्टल ब्रांक्यूल्स में कार्टिलेज डिसअपियर हो जाते हैं. अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल इंक्रीज एंड मेंटेन पेटेंसी, और अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल जो होता है यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं स्मूथ मसल का, क्योंकि स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में इम्पॉर्टेंट फंक्शन करते हैं. मसल स्पाज्म कैन क्लोज ऑफ द एयरवे, और जो मसल्स होते हैं तो मसल स्पाज्म एयरवे को क्लोज आउट करते होते हैं. मसल यहाँ पर स्मूथ मसल होते हैं जो एयरवे को क्लोज आउट करते हैं. दिस इज व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग एन आस्मा अटैक. लंग्स पेयर आर्गन एंड थोरेसिक कैविटी. लंग्स क्या है? लंग्स एक पेयर आर्गन है, मतलब इट्स मीन 2 इन नंबर होते हैं, और कहाँ पर मौजूद होते हैं? पेयर आर्गन इन द थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक कैविटी में मौजूद होते हैं. ट्रायंगुलर इन शेप होते हैं. याद रखिएगा कि लंग्स को कौन से शेप होते हैं? ट्रायंगुलर इन शेप होते हैं. कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ 2 लेयर से बने हुए होते हैं. 2 लेयर इसको कवर कर रहे होते हैं, जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं. और इस प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर एक कैविटी मौजूद होती है, उस कैविटी को हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं. और उस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, और वो प्लूरल फ्लूइड जो है एज अ शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है. वो फ्लूइड जो प्लूरल फ्लूइड है, तो वो प्लूरल फ्लूइड लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. लंग्स पेयर आर्गन इन द थोरेसिक कैविटी. प्लूरल मेम्ब्रेन जो 2 लेयर से बना होता है, पैराइटल एंड सेरस मेम्ब्रेन, इसका काम क्या होता है? लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है. इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन. अगर आप प्लूरल मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशन को हम प्लूराइटिस बोलते हैं, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. इफ इंक्रीज फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन प्लूरल स्पेस. अब प्लूरल स्पेस में अगर इंक्रीज हो गया क्या? फ्लूइड की एक्यूमुलेशन, फ्लूइड ज़्यादा हो गया, तो इसे हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं. एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. लंग एक्सटेंड फ्रॉम डिफ्राम. डिफ्राम से स्टार्ट होकर कहाँ से? स्लाइटली सुपीरियर टू द क्लेविकल. और क्लेविकल डिफ्राम से लेकर क्लेविकल स्लाइटली सुपीरियर टू द क्लेविकल मौजूद होते हैं. अभी एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि हाइलम क्या है? हाइलम इज द रीजन ब्रोंकाई, पल्मोनरी ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल एंड नर्व्स एंटर एंड एग्जिट. तो हाइलम जो है, हाइलम वो रीजन है जहाँ से ब्रोंकाई और इसके साथ साथ पल्मोनरी ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, वेन्स, जितने भी जो लंग्स में एंटर एंड एग्जिट होते हैं, तो उस रीजन को हम हाइलम बोलते हैं. एमसीक्यूज के लिहाज से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि वो रीजन जहाँ से ब्रोंकाई, ब्लड वेसल या वेन्स, लिम्फेटिक वेसल, नर्व्स वगैरह एंटर एंड एग्जिट जो करते हैं, तो उस रीजन को हम हाइलम बोलते हैं. ल्यूब, फिशर एंड ल्यूब्यूल्स. अब ल्यूब्स, ईच लंग जो है डिवाइड किया है हमने ल्यूब्स में. तो राइट लंग हैज़ 3 लूब्स. राइट लंग्स के 3 लूब्स होते हैं, लेफ्ट लंग्स के 2 लूब्स होते हैं. ईच लूब रिसीव इट्स ओन ल्यूबल ब्रोंकस. तो ब्रोंकस जो हमारे पास है, लूबर ब्रोंकस हमने पहले बात कही, तो ईच लूब जो है उसको लूबर ब्रोंकस रिसीव करती है. ईच लूब में लूबर ब्रोंकस जाती है, और ईच लूबल ब्रोंकाई गिव राइज टू सेगमेंटल ब्रोंकाई. और ईच जो लूबर ब्रोंकाई है फिर वो राइजिंग देती है, वो फिर फर्दर डिवाइड होकर सेगमेंटल ब्रोंकाई फॉर्म होती है. एंड देयर आर 10 सेगमेंटल ब्रोंकाई इन ईच लंग्स. और ईच लंग्स में, हर एक लंग्स में कितने 10 सेगमेंटल ब्रोंकाई होते हैं. तो 10 सेगमेंटल ब्रोंकाई जो है वो राइट लंग्स में 10 सेगमेंटल ब्रोंकाई होते हैं, क्योंकि उसके 3 लूब्स होते हैं हमारे पास. और जो लेफ्ट ब्रोंकस है, लेफ्ट लंग्स है, तो लेफ्ट लंग में हमारे पास 10 से कम होते हैं. फ्रॉम 7 to 9 सेगमेंटल ब्रोंकाई कहाँ होते हैं? लेफ्ट लंग्स में होते हैं, क्योंकि लेफ्ट लंग्स के लूब्स कितने होते हैं? 2 लूब्स होते हैं. अल्वेओलाई. लंग्स कंटेन
300 मिलियन अल्विलाई। ईच लंग कंटेन होता है कि लंग्स में कितनी अल्विलाई होती हैं, 300 मिलियन अल्विलाई। एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये स्लाइड इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अल्विलाई कप शेप्ड आउट पाउचिंग स्ट्रक्चर। Alveolar sac consists of 2 or more alveoli share a common opening। alveolar sac क्या होता है? अब alveoli 2 और मोर alveoli एक साथ कंबाइन होकर alveolar sac बनाते हैं और वो alveolar sac एक कॉमन ओपनिंग को क्या करते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि उससे जो फ्लूइड प्रोड्यूस होता है या उस जो रास जो एयरवे को प्रोवाइड कर रही होती है जो रूट, तो वो एक कॉमन रूट को फॉलो करती है। एक कॉमन रूट के थ्रू alveolar sac में जो alveoli होती हैं एक कॉमन रूट यूज़ करते हैं। वॉल ऑफ alveoli कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ alveolar epithelial सेल। और अब जो वाल है, जो वाल होते हैं alveoli के जो वाल है वो कंसिस्ट होते हैं 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल के ऊपर। टाइप फर्स्ट alveolar जो है वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, और टाइप 2 जो है alveolar सेल्स सिक्रीट alveolar फ्लूइड, जो alveolar फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं। कौन से वाले? टाइप 2 alveolar सेल। और सर्फेक्टेंट जो है तो वो क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट जिसे हम सर्फेक्टेंट बोलते हैं, मेंटेन पेटेंसी alveolar मैक्रोपेजेस। तो और जो मेंटेन करते हैं, पेटेंसी को मेंटेन करते हैं और alveolar मैक्रोपेजेस को किल करते हैं। पेगोसाइट्स रिमूव फाइन डस्ट पार्टिकल डेब्रिस फ्रॉम alveolar स्पेस। और जो पेगोसाइट्स होते हैं तो alveolar स्पेसिस जितने भी है उससे डेब्रिस एंड जो डस्ट पार्टिकल वगैरह है इसको ट्रैप करना, किल करना और उसको रिमूव करने का काम पेगोसाइट्स का होता है, जो एज अ सर्फेक्टेंट और सर्फेक्टेंट पेटेंसी मेंटेन करते हैं। तो ये था गाइज हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने मेजॉरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट किया। जितने भी बाकी के ऑब्जेक्टिव्स रह जाते हैं वो मैं लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसका वीडियो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहीं से जाकर इजीली देख सकते हैं। फिर भी अगर इस लेक्चर में जिस भी स्टूडेंट को जिस टाइप का इशू हो तो वो हमसे थ्रू व्हाट्सएप या कमेंट पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।